आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली, जैसा कि आपने देखा कि कंपनी को क्रिएट किया हमने। सबसे पहले क्या किया हमने? क्रिएट कंपनी। कंपनी को आपने क्रिएट किया, ये आपको बताया गया है। कंपनी को क्रिएट करने के बाद आप आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर, जो कि टैली नाम के प्रोग्राम का होम विंडो है। जब गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं तो आपने देखा है कि सर्वप्रथम ऑप्शन मिलता है आपको मास्टर का। ये आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में बताया गया है। मास्टर में हमें दो चीजें मिलती हैं, आपको बताए गए थे तीन। नंबर एक मिलता है अकाउंट इंफॉर्मेशन, नंबर एक मिलता है अकाउंट इंफॉर्मेशन, और नंबर दूसरा मिलता है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। और नंबर तीसरा बताया गया था पेरोल इंफॉर्मेशन। ये तीन चीजें बताई गई थी आपको। गेटवे ऑफ टैली में मास्टर नाम का जो आपको हेडिंग दिखाई देगी, पॉइंट दिखाई देगा, उसके अंदर हमें तीन चीजें मिलेंगी: अकाउंट इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन और पेरोल इंफॉर्मेशन। अकाउंट इंफॉर्मेशन यानी खाते से रिलेटेड जानकारी देता है, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन सामान से रिलेटेड जानकारी देता है, और पेरोल इंफॉर्मेशन पेमेंट से संबंधित जानकारी देता है। ठीक है, आज हम लेजर बनाने की थ्योरी जानकारी करेंगे। आज थ्योरी पार्ट में आपको लेजर पढ़ाया जाएगा, जहां से हम टैली नाम के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं काम के पर्पज से। और लेजर हमें मिलता है अकाउंट इंफॉर्मेशन के अंतर्गत। इतनी चीजें इसलिए आपको बताया गया कि पीछे के स्टेप को आप ना भूलें। और गेटवे ऑफ टैली पर आप कैसे पहुंचेंगे, इसलिए बताया गया। गेटवे ऑफ टैली पर पहुंचने के बाद हमें आज क्या बनाना है? लेजर। लेजर मीन्स होता है खाता धारक। क्या होता है? खाता धारक। यानी हमें अपने एक कंपनी में खाता क्रिएट करना। खाता क्रिएट करने का मतलब कि हम लेन देन किस प्रकार से करेंगे, किससे करेंगे, इन्हीं चीजों को मेंशन करना है। तो हमें लेजर आज बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए सर्वप्रथम आप गेटवे ऑफ टैली पर जाओगे, यानी कि अपनी होम विंडोज पर। गेटवे ऑफ टैली में आपको मास्टर नाम का एक विकल्प दिखाई देगा। मास्टर ग्रुप में आपको नीचे आप जाइएगा तो मिलेगा अकाउंट इंफॉर्मेशन, फिर जब आप अकाउंट पर इंफॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा, या फिर आपको बताया गया है कि टैली में आप जिस भी प्रोग्राम पर जाइएगा, जिस भी विकल्प पर जाइएगा, तो उस विकल्प में एक अक्षर आपको ऐसा दिखेगा जो रेड कलर से हाईलाइट होगा। और रेड कलर से हाईलाइट होने वाला अक्षर टैली में क्या सूचना देता है, ये मैंने आपको बताया है। और एक बार आप फिर जान लीजिए कि जो अक्षर किसी भी विकल्प में टैली में
यदि रेड हाईलाइट हो रहा है रेड कलर से, तो वो उस विकल्प का शॉर्टकट होता है। तो जैसे कि आपको अकाउंट इंफॉर्मेशन ओपन करना है, तो आप ये भी देख लीजिएगा कि अकाउंट इंफॉर्मेशन के विकल्प में कौन सा अक्षर रेड है। जो अक्षर रेड होगा वो इस विकल्प का शॉर्टकट की होगा। आप आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि ए अक्षर आपका हाईलाइट होगा। ए अक्षर क्या होगा? हाईलाइट होगा। हाईलाइट का मतलब रेड कलर में ये आपको दिखेगा। पाई कोई नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने आपको पाई के विषय में बताया है कि कभी कभी क्या होता है कि अक्षर के शॉर्टकट की के रूप में आपको जैसे रेड तो दिखेगा ही दिखेगा, कभी कभी सिंगल पाई हो जाती है, या फिर कभी कभी ऐसे डबल पाई हो सकती है। आपको तीन चीजें देखना है, जैसे एक तो होगा बिना पाई के, दूसरा हो सकता है सिंगल पाई से, तीसरा हो सकता है डबल पाई से। तो ये तीन तरीके होंगे, और तीनों में कलर क्या होगा? रेड होगा। कलर तीनों में रेड होगा, लेकिन इस लाइन से बदलाव रहेगा। यदि जैसे इसमें है कोई लाइन नहीं है, तो इसे सिर्फ आप ए प्रेस करेंगे। अगर सिंगल लाइन है तो आप इसे आल्ट के साथ में प्रेस करेंगे, आल्ट प्लस ए। यदि डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ प्रेस कीजिएगा। ठीक है, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है। यदि किसी अक्षर के नीचे सिंगल पाई डैशिंग हुआ है तो हम उससे क्या समझेंगे? तो उससे हम यही समझेंगे कि उस अक्षर को आल्ट के साथ में प्रेस करने से वो विकल्प ओपन हो जाएगा। ये चीज आप टैली प्रोग्राम में भी देख सकते हैं कि जहां पे लिखा रहता है टाइपिंग टेस्ट, गेम, कोर्स, तो उसमें भी देखिएगा तो विकल्प के किसी एक अक्षर पर सिंगल पाई होती है, और जब सिंगल पाई के साथ में उस विकल्प को प्रेस करते हैं उस अक्षर को, तो वो विकल्प ओपन हो जाता है। तो ये चीज मैंने पहले ही बताया है। हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे, फिर ए प्रेस करेंगे। आप चाहे ए प्रेस कर लीजिए, या माउस के कर्सर को ला करके यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, या फिर कीबोर्ड में से एरो बटन प्रेस करके आप इस विकल्प पर आ जाइए अकाउंट इंफॉर्मेशन पे, और एंटर प्रेस कर दीजिए। जब ये खुलेगा तो आपको मिलेगा क्या? लेजर। लेजर का विकल्प दिखेगा। दो विकल्प दिखेंगे, एक तो मिलेगा ग्रुप का और दूसरा मिलेगा लेजर का। लेकिन हमें बनाना क्या है? सबसे पहले लेजर बनाना है। तो हम लेजर के ऑप्शन पर क्या करेंगे? क्लिक कर लेंगे। ठीक है, या उसके हिंट को देख लेंगे कि हिंट क्या दिख रहा है लेजर को ओपन करने के लिए। जब आप लेजर ओपन करोगे तो आपको मिलेंगे तीन ऑप्शन। नंबर एक, क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। नंबर दूसरा, डिस्प्ले मिलेगा। नंबर तीन, अल्टर मिलेगा। तो डिस्प्ले का मतलब होता है देखना, अल्टर का मतलब होता है यदि कोई कमी है तो सुधार लीजिए या फिर उसे डिलीट कर दीजिए। तो अभी हमने कुछ बनाया ही नहीं, इसलिए मुझे बनाना है। तो हमें इन विकल्पों से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे? क्रिएट। जब आप क्रिएट पर क्लिक करोगे, या क्रिएट पर विकल्प के लिए जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, चिन्हित हो रहा है हाईलाइट, आप उसे प्रेस करेंगे तो क्रिएट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या मिल जाएगा? लेजर क्रिएशन विंडो। लेजर ठीक है,
ये मिल जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप लिखना ताकि आप भूले ना। आप हेडिंग डालिएगा लेजर बनाना, उसके बाद में आप लेजर बनाने के लिए कितने स्टेप को फॉलो करते हुए आप जाइएगा वो आपको ऐसे लिख लेना है। पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाओगे, मास्टर पर जाओगे, फिर अकाउंट इंफॉर्मेशन पर जाओगे, फिर लेजर पर जाओगे, फिर क्रिएट पर जाओगे, और फिर आपको ये विंडोज ओपन हो जाएगी जहां पे आपको लेजर बनाना। ठीक है। अब लेजर बनाने से पहले इसके आगे तो प्रैक्टिकल पार्ट होगा, इसके आगे मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा, लेकिन यहां पर आपको बता देते हैं कि लेजर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहां पर हम आपको बता दें कि लेजर कितने प्रकार के होते हैं। जब लेजर के प्रकार आपको पता चल जाएगा तो इसके आगे हम प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाएंगे। यदि हमें लेजर की जानकारी नहीं होगी तो आगे का प्रैक्टिकल हम सही से कर नहीं पाएंगे। इतना स्टेप आपको इसलिए बताया गया कि आप प्रैक्टिकल करते समय यहां तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, इसके आगे आप दो चीजें ध्यान दीजिएगा, मिटा दें इसको। लिखे हैं? ना लिखा हो तो लिख लीजिए, क्योंकि एक बार खोई हुई चीज मिलती नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी हो, चाहे पर्स हो, चाहे जमीन हो, बाकी समझदार आप खुद हैं। जो चीज खो जाता है वो मिलता नहीं है। ठीक है, और यदि खोई हुई चीज मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपसे बड़ा लकी भी कोई नहीं है। ठीक है, यदि खोई हुई चीज मिल जाए तो समझ लीजिए कि आप बड़े लकी आदमी हैं। आप अपने पेज के दो पार्ट कर लीजिएगा। नंबर 1, ठीक है, और दो हेडिंगें डाल लीजिएगा। नंबर 1, लेजर ऑफ ग्रुप, लेजर नेम। फर्स्ट नेम क्या रहेगा? लेजर नेम, और नंबर सेकंड में रहेगा अंडर ऑफ ग्रुप। ठीक है, यानी लेजर का नाम अगर है तो वो किस अंडर में आएगा वो हमें लिखना है। ठीक है, जहां पे नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, और समझ में आएगा तो चुप हो जाएगा। बहुत ज्यादा समझ में आएगा तो गुहार लगा दीजिएगा, है ना। आप लोगों की कॉपी भूल नहीं गया हो, जान के भूल गया हो। ठीक है, ये कहिए भूल नहीं गए हैं, फूल गए हैं। ये भी बात सही कह रहे हैं कि मास्टर साहब 4 घंटा भाषण दे और बच्चे एक क्लिक में अपना पूरा काम फाइनल कर दे। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नंबर 1 रहेगा योर नेम। आपकी आंख से बड़ा ही है। बात यह है कि अगर मैं इससे बड़ा लिखूंगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हो सके तो आप पास में आ जाइए। जब पास में आ जाओगे तो ज्यादा सही दिखेगा। ठीक है, दोनों चीज नहीं मिलेगी। ठीक है,
क्या करें, जो आदत जन्म से हो उसे कैसे सुधारा जा सकता है। पहला है योर नेम। योर नेम में होता है कैपिटल का नाम, ठीक है। कैपिटल किसे कहते हैं ये आपको पहले हमने बताया है। कैपिटल क्या है? योर नेम, जैसे आपने कोई कंपनी बनाया, उस कंपनी का जो होल्डर है उसके नाम का एक खाता तैयार होता है, ठीक है। योर नेम में दिनेश, रमेश, महेश, सुरेश कोई भी हो सकता है। यदि जब आप किसी व्यक्ति के नाम का खाता खोल रहे हैं तो उसका नाम डालेंगे और अंडर ऑफ ग्रुप में आप कैपिटल ग्रुप देंगे। कैपिटल यानी नेम में क्या रहेगा? योर नेम में रहेगा नेम। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए विनोद, और अंडर ऑफ ग्रुप में रहेगा कैपिटल। अंडर ऑफ ग्रुप की आपको एक लिस्ट मिल जाती है जब आप सिस्टम पर क्रिएट करते हैं लेजर। तो जब यहाँ पर पहुंचिएगा, ये नाम आप लिखिएगा, यहाँ पर पहुंचिएगा तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाती है और उसमें से सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो उसमें से हम जब नाम देंगे तो नाम में क्या सिलेक्ट करेंगे? कैपिटल। ये पहला हो गया। दूसरा आएगा कि इस व्यक्ति का खाता किस बैंक में है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन हम किसके माध्यम से करेंगे? बैंक के माध्यम से करेंगे। और फिर बैंक में एक खाते की आवश्यकता है। जब बैंक में एक खाते की आवश्यकता है तो आप बैंक का नाम देंगे, जैसे मान लीजिए है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब यहाँ पर SBI है यानी किसी भी बैंक का नाम है तो यहाँ पर अंडर ऑफ ग्रुप में क्या रहेगा? बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या रहेगा? बैंक अकाउंट। यदि नेम में, लेजर नेम में बैंक का नाम है तो अंडर ऑफ ग्रुप में बैंक अकाउंट रहेगा। नंबर तीसरा, यानी कंपनी आपकी बन गई, बैंक में खाता खुल गया। थर्ड नंबर पे क्या करेंगे? हम परचेस करेंगे। आपको हमने बताया है परचेस के विषय में कि परचेस को किस प्रकार से एडिट करते हैं। इसके 3 रूप होते हैं। 1% वाला परचेस, 4% वाला परचेस और 12% का परचेस। ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत के आधार पे इसके स्थान का चयन होता है। आप जो खरीदारी कर रहे हैं वो अपने स्टेट में कर रहे हैं या देश में कर रहे हैं और या फिर अंतर राष्ट्रीय कर रहे हैं। तो यदि परचेस अकाउंट 1% है तो भी यहाँ पर क्या रहेगा? परचेस अकाउंट। यदि परचेस, आपको हमने बताया है कि परचेस कितने होंगे? 3 होंगे। यहाँ पर भी परचेस अकाउंट, फिर परचेस 12%, फिर यहाँ पर परचेस अकाउंट। उसके बाद जब परचेस अकाउंट हो जाएगा तो आपको पता है कि हम ब्याज कब देते हैं, सॉरी, हम टैक्स कब देंगे और टैक्स कब लेंगे। जिस समय हम ग्राहक होंगे उस समय टैक्स पे करेंगे और जिस समय सेलर होंगे उस समय टैक्स को लेंगे। हमेशा टैक्स जो है वो कस्टमर पर लगता है, यानी कि सामान खरीदने वाले व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगता है। टैक्स की भरपाई सामान खरीदने वाला व्यक्ति करता है। परचेस होने के बाद में, यानी कि जब टैक्स लगेगा तो यहाँ पे इनपुट होगा, तो यहाँ पर रहेगा इनपुट वायर टैक्स 1%, फिर रहेगा ड्यूटी
एंड टैक्सेस, यानी इनपुट वैट यानी जो जीएसटी लग रहा है वो किस में रहेगा, ड्यूटीज टैक्सेस में रहेगा। उसके बाद ये इनपुट वैट भी 3 प्रकार से लगेगा, जितनी प्रकार से परचेस किया है, यानी कि 1%, 4%, 12%। तो सेम इसको भी हम लिख लेंगे 4, 12। और सबके आगे अंडर ऑफ ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है। जब आपका परचेस कंप्लीट हो गया, इनपुट कंप्लीट हो गया, तो बारी आती है सेल करने की। अब रहेगा सेलेज, 1%। फिर यहां पर भी क्या रहेगा, सेल अकाउंट। सेल भी 3 प्रकार से रहेगा, 4 और 12। सबके नीचे क्या रहेगा, सबका ग्रुप यानी क्या रहेगा, सेल अकाउंट रहेगा। सबका ग्रुप क्या रहेगा, सेल अकाउंट रहेगा। लिखने वाले से ज्यादा सुंदर तो देखने वाले लग रहे हैं। अब ऐसा मत कहना कि सब लोग देखने ही लगिए। क्योंकि सब लोग ये देखने में लग जाओगे तो फिर हो गया इतना। आप थोड़ा तेज लिखिए, हम ना लिख पाइए तो घसीट दीजिए। इतना हो गया। ठीक है, सेल तक हो गया। जब आप सेल करते हैं तो सेल के समय कौन सा आउटपुट लगेगा, आउटपुट लगेगा। यहां पर क्या रहेगा, ड्यूटीज टैक्सेस। फिर ये भी 3 प्रकार से रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 4%। और फिर ड्यूटीज टैक्सेस, फिर 12% ड्यूटीज टैक्सेस। इतना हो जाएगा। उसके बाद में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंस, इसका मतलब मैंने आपको बताया ही था कि एक्सपेंस मीन्स क्या होता है, खर्चा। आप खर्चा कितने प्रकार से करते हैं वो लिखना होता है। और ये एक्सपेंस 2 प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इसके विषय में हो सकता है हमने पहले आपको बताया भी है, बताया है ना।
नहीं बताए? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है कि जो सीधा खर्चा हो जाए, जो हमारे व्यवसाय में जुड़े ना, यानी हमने ऐसा कुछ खर्च कर दिया जिसका हमारे व्यवसाय से कोई मतलब है ही नहीं, और जब हमारे व्यवसाय से मतलब है ही नहीं तो उसका इनपुट हमें नहीं निकलेगा। जिस खर्चे का इनपुट ना निकले वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जैसे कोई भीख मांगने के लिए आया भिखारी, उसको आपने 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए जो भी आपने दे दिया, अब उसका इनपुट आपको कुछ निकलने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज आपने उस भिखारी को 10 रुपए दे दिए तो 2 महीने बाद लौटेगा तो आपको 15 रुपए दे देगा। अगर यदि वो 2 महीने आपके पास आया, आपने एक बार 10 रुपए दिया है तो फिर कहेगा भैया तो आपके पास बड़ा पैसा है, आप यार अब इस बार 20 रुपए दीजिए, ठीक है। तो दोबारा आएगा तो बढ़ ही जाएगा, घटेगा नहीं। गेस्ट आ गए आपके यहाँ, आपके यहाँ का मतलब जिस कंपनी में है आप 10 रुपए का उनको नाश्ता करा दीजिए या 100 रुपए का, उस नाश्ते से आपके व्यवसाय का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 रुपए का नाश्ता करा दिया तो उसके बदले में आपको कुछ बेनिफिट हो जाएगा, 10 के बदले 15 रुपए आपके पास आ जाएगा। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट के अंतर्गत आते हैं। चंदा हो गया, बहुत लोग देखिए दुर्गा पूजा हुआ, गणेश चतुर्थी हुई, या अन्य प्रकार के और भी कई फंक्शन होते हैं जिसमें पैसे वसूल कर काम किया जाता है। अब यदि आप कोई ऑफिस या कोई कार्यालय या कोई कंपनी खोल के रखा है और वहां पर हैं आप, यदि वहां से आप चंदा दे रहे हैं तो उसका आपको इनपुट कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस खर्चे का इनपुट आपको ना निकले वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सीधा मतलब ये है कि यदि आप कोई कंपनी ओपन किए हैं और कंपनी में कार्य कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कंपनी आपकी घाटे में ना जाए, लॉस ना हो, तो आपको फोकस रखना है डायरेक्ट एक्सपेंस से बचना और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को बढ़ावा देना। आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने अधिक होंगे इनपुट आपको उतना अधिक मिलेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आउटपुट जितना अधिक होगा इनपुट आपको उतना अधिक मिलेगा। जैसे यदि आपके पास 100 लेबर काम कर रहे हैं तो लेबर की मजदूरी जो होगी, मजदूरी तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन 100 लेबर उतना आपको काम करके भी तो देंगे। यदि मान लीजिए एक व्यक्ति एक दिन में मिठाई का 10 डिब्बा पैक कर रहा है, उसी काम को यदि 100 लोग करें तो कितना काम करेंगे, और जितनी पैकिंग होगी उतना रुपया होगा। तो इसमें मजदूर की मजदूरी देना वो आपका नाजायज खर्चा नहीं, वो जायज खर्चे में आता है। बिजली का बिल देना, लाइट बिल जिसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कहते हैं, जितना अधिक बिजली आप यूज कीजिएगा उतना अधिक आपका काम होगा। उसी प्रकार से टेलीफोन बिल,
जितना अधिक आपके कस्टमर होंगे उतना अधिक आपका व्यवसाय चलेगा और उतना अच्छा आपका इनपुट आएगा। तो सीधा मतलब ये है कि हमें अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए किस खर्चे पर ध्यान देना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर, कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हो यानी लीगल खर्चा वो बढ़े। क्योंकि लीगल खर्चा हम तभी बढ़ाएंगे जब हमारे व्यवसाय में ग्रोथ होगी। और डायरेक्ट एक्सपेंस यानी अनलीगल खर्चा कम कीजिए। यदि आपका डायरेक्ट खर्चा कम है तो एक पैसा भी आ रहा है तो वो भी स्टोर होगा और वो आपके ग्रोथ कंपनी को फॉलो करेगा, यानी उससे आपकी कंपनी, आपकी दुकान, आपका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कहीं से मान लीजिए बूंद बूंद भर पानी टपक रहा हो और जिस पात्र में टपक रहा है नीचे आप एक लोटा रख दीजिए और उसमें बूंद बूंद पानी गिरता रहे तो वो क्या हो जाएगा? भर जाएगा। क्यों भर जाएगा? क्योंकि पानी गिर तो रहा है लेकिन वो बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है। लेकिन यदि पानी की पूरी धार आ रही मान लीजिए और यदि उसमें होल कर दिया जाए तो पानी उधर से आता रहेगा, इधर से जाता रहेगा, तो आप जहां के हैं वहीं के रह जाएंगे। तो कहने का मतलब कि हमें व्यवसाय में इनपुट देखना है, इनपुट को बढ़ाना है और आउटपुट को कम करना है। आउटपुट में क्या कम करना है? खर्चे को कम करना है, ना कि आप अपने व्यवसाय में कम कर दिए। ये नहीं कि आज मेरा 10 पैकेट सामान बिका है तो कल मैं 5 पैकेट बेचूं। आपका सामान जितना आउट हो रहा है उतना आउट कीजिए, लेकिन पैसे को मत आउट कीजिए। यानी इनकम आपने पढ़ा है, इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, यानी खर्च और आय। आय हमेशा आपकी बढ़नी चाहिए, तब जाकर के आप प्रॉफिट में रहेंगे। यदि आय कम हो जाएगी तो आप घाटे में जाएंगे, और जब घाटे में जाएंगे दिन प्रतिदिन तो एक दिन क्या हो जाएंगे? दिवालिया हो जाएंगे, है ना। तो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है वो देख लेना है। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय पेमेंट, ये किस में रहेगा? इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, अब उसके बाद हम देख लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है।
उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड बैग। ट्रांसपोर्ट माने लाने ले जाने का और बैग्स माने भिखारी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप जान ही गए होंगे। वहां पे आपको चयन कर लेना है कि आपका खर्चा किस प्रकार से, वो लेके जो के हिसाब में आएगा या नहीं आएगा। अगर लिखने के हिसाब में आ रहा है, आपके व्यवसाय से रिलेटेड खर्चा है तो वो इनडायरेक्ट होगा, यदि व्यवसाय से संबंधित नहीं है तो डायरेक्ट होगा। जब इतना हो जाएगा खर्चे, तो सामान की खरीदारी और बिक्री। यहाँ पे एक लिखा गया नोकिया कंपनी, यानी ऐसा ब्रांड जहां से आप केवल सामान को खरीद सकते हैं। ठीक है, जो सिर्फ सामान को बेचता है, ऐसी कंपनी। यदि ऐसी कोई कंपनी है कि जो सिर्फ सामान को बेचता है तो वो रहेगा सुंदरी क्रिएटर। अंडर ऑफ ग्रुप उसका क्या रहेगा? यदि कोई ऐसी कंपनी है कि जो सामान खरीदता भी है और बेचता भी है तो वो रहेगा सुंदरी डेब्टर में। जैसे नीलम डायग्नोस्टिक। नीलम सिल्क मिल्स। ठीक है, ये एक कंपनी है, यहाँ पे सामान आता भी है और जाता भी है। ऐसी कंपनी को हम देंगे क्या नाम, किस ग्रुप में रखेंगे? सुंदरी डेबिटर। बड़े लुंज पुंज बैठे हैं। अजीत, बड़े लुंज पुंज बैठे हो यार। एक गांव में एक छोटी सी कहानी आपको बता देते हैं, बड़ी मजेदार कहानी है। एक छोटे से गांव में एक छोटे से किसान का परिवार रह रहा था, जिसमें एक दादाजी थे और उनका पोता था। दादाजी चतुर थे और पोता बहुत चतुर था। कई जानवर उसने पाल रखे थे। भैंस गाय, हम लोग देखे खेती किसानी वाले आदमी हैं तो हम लोगों की शौक क्या होती है कि दो चार ठोरे भैंस दुआरे हुए, बढ़िया सा लंबा चौड़ा बैल हो खेत जोतने के लिए, एक आध दो बकरी हो कि जिससे 36 रोग गायब हो जाए जिसके दूध से, है ना। एक आध तोता हो
जो इधर से आते समय उधर से आते समय 2-4 गालियां दे दे शौक से। तो वैसे उसका भी परिवार था। तो उनका लड़का जो था वो चतुर तो बहुत था। खेत में वो घास छिल रहा था, दोपहर का महीना था, उसे प्यास लगी। प्यास लगी तो उसने क्या किया कि खुरपे को वहीं पर रख दिया और वो पानी पीने के लिए चला गया। और जब वो पानी पीने के लिए चला गया, पानी पीकर लौटा तो देखा कि खुरपे में बहुत जलन थी धूप की वजह से। अब उसने देखा खुरपे को गर्म हुआ तो चतुर तो वो बहुत था, उसने सोचा यार मेरे खुरपे को तो बुखार आ गया, इतना तेज धूप है। अब वो घास एक भी नहीं छिला, वहां से सीधे आया और डॉक्टर के यहाँ पहुंचा। बोला डॉक्टर साहब एक बड़ी घटना हो गई। बोले अरे क्या हुआ? कहे मैंने अपने खुरपे को 10 मिनट के लिए रख क्या दिया, ये पूरी तरह से गर्म हो गया। तो डॉक्टर साहब समझ लिए कि ये बहुत चतुर है। तो डॉक्टर साहब कहें इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, अभी मैं आपको एक उपाय बता दे रहा हूँ और इसका बुखार तुरंत उतर जाएगा। बोलेगा डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा यदि मेरे खुरपे का बुखार तुरंत उतर गया तो। कहें बिल्कुल आप परेशान मत होइए, इसको एक रस्सी से बांधिए और कुआं है द्वार पर? कहा हाँ कुआं है। कुआं क्या, हमारे घर के पास में एक तालाब भी है। तो कहें ठीक है, जाकर के अपने मतलब कुएं में रस्सी बांधकर डुबो कर आप निकाल लेना, इसका बुखार तुरंत उतर जाएगा। आया वो फटाफट दौड़ के, उसका संतुलन तो खराब हो चुका था। आया तुरंत रस्सी में बांधा खुरपे के और नीचे कुएं में 2-3 बार डुबकी लगाया और फिर निकाला तो देखा खुरपा एकदम पूरी तरह से ठंडा था। अब उसने कहा यार डॉक्टर साहब तो एकदम सही में भगवान है, लोग हमने तो आज तक सुना ही था कि डॉक्टर भगवान होते हैं, ये तो हकीकत में भगवान है। अच्छा कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन के बाद दादाजी की तबीयत खराब हो गई और वो बुखार से पीड़ित थे। काफी वो चिल्ला रहे हैं, अरे भैया कहा मर जा तब ले जाबू डॉक्टर के यहाँ। कहे दादा बिल्कुल आप परेशान न हो, डॉक्टर साहब हमका जौन स्कीम बताए रहे हैं कि 1 मिनट में बुखार तुहार उतर जाए, टेंशन बिल्कुल न लियो, हम तुरंत आए था और तुम्हें डॉक्टर वाक्टर के यहाँ जाए की जरूरत नहीं ना। अब भैया दादाजी सोच रहे हैं कि इसको कौन सा उपाय डॉक्टर साहब बता दिए हैं। अच्छा दादू थोड़ा सा बुजुर्ग भी हो गए थे, बोले जौने उपाय कह दिए। काहे से जो देसी आदमी मतलब होते हैं, बुजुर्ग हैं हमारे घर परिवार या जो भी हैं, तो देसी घरेलू उपायों पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। उनको दवा कितनी भी अच्छी करा दीजिए, लेकिन अगर कोई घरेलू उपाय बता दीजिए तो करने से चूकेंगे नहीं। अब दादाजी भाई वो भी संतुष्ट हो गए कि हाँ पोता है, ठीक है डॉक्टर ने बताया होगा कोई उपाय। उसने फट से वो लाया डोर जिससे कुएं से पानी भरा जा रहा था। अब दादाजी को फटाफट बांधना शुरू किया तो दादाजी कह रहे हैं, कहा भैया मारे लोग हो का? कहे अरे दादा बस आप छुपाए मारे बैठे रहो, बस अब देखो तुरंत वहां बुखार उतर जाए और तुरंत नीक हो जाओ आप। अब तुरंत भैया उनका बांध के कुएं में लटका दिए, 2-4 डुबकी लगाए दादा को। और जब दादा को निकाले तो ऊपर जा चुके थे। अब वो हिला रहे हैं डुला रहे हैं, दादाजी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि यार हमारा खुरपो तो एकदम ठंडा हो गया था, काम कर रहा था, और दादाजी को क्या हो गया, ये बोल ही नहीं रहे हैं। तो भागता हुआ वो फिर डॉक्टर के पास गया। कहा डॉक्टर साहब आपने तो मुझे धोखा दे दिया। बोला अरे क्या हुआ? कहीं ना आपने उस दिन जो बुखार की दवा बताई थी कि खुरपे को बांध कर जो है रस्सी में आप कुएं में डुबकी लगा दो तो ठीक हो जाएगा। हमारे दादू जी के ऐसे बुखार रहा, उनके कारण तो कुछ बोलते नहीं है। तो डॉक्टर कहें कि धन्य हो देवता, आप ना जाने किस
शुभ अवसर पर हमारे यहाँ आ गए। मैंने वो इलाज खुरपे के लिए बताया था, दादाजी के लिए थोड़ी बताया था। दादाजी को यहाँ पे लेके आते तो उनको भी उपाय बताते। तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग जो है पड़े रहते हैं। अच्छा, कोई भी कहानी होती है तो उससे एक हमें सीख मिलती है। इससे क्या सीख मिली? इससे सीख ये मिली कि जरूरी नहीं कि एक बार किसी ने कोई उपाय बता दिया और आप ठीक हो गए तो जरूरी नहीं कि दूसरे को हर उपाय बता दियो। ठीक है, रिएक्शन हो सकता है, उसका असर उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो कृपया आप दादा और पोते जैसा मत बनिएगा, है ना। तो इसलिए लुंज पुंज मत रहिए। तो यहां पर आ जाइए अपने भाई टॉपिक पर। नीलम सिल्क मिल्स है जो सुंदरी डिप्टर है। यहाँ पे आपने ऊपर दो चीजें लिखा है, नोकिया कॉर्पोरेट कंपनी और सैमसंग कंपनी, जो कि सुंदरी क्रिएटर में है। तो ऐसी कंपनी जहां से आप सिर्फ माल को खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, वो क्या है, सुंदरी क्रेडिटर में आएगा। और जहां से आप माल को बेच सकते हैं और सामान को खरीद सकते हैं, वो सुंदरी डेप्टर में आएगा। ठीक है, तो यहां तक ये है लेजर नेम और लेजर ग्रुप। ठीक है, आपको इसके अंतर्गत यानी लेजर नेम और लेजर ग्रुप के अंतर्गत मुख्य रूप से 22 नाम आते हैं। और वो 22 नाम मैंने आपको पहले भी लिखवा भी दिया है, थ्योरी भी पढ़ा दिया है और प्रैक्टिकल भी करवा दिया है। सॉरी, प्रैक्टिकल अभी आपका हुआ नहीं है। आपका नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी बैच में मैंने प्रैक्टिकल भी करवा दिया है और थ्योरी भी करवा दिया है, इसलिए बोल रहे हैं। यदि आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो इससे पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लेजर नेम और अंडर ऑफ ग्रुप, इसे आपको बराबर याद करके रखना है, क्योंकि जब भी आप टैली प्रोग्राम के अंतर्गत बिल काटने का काम करते हैं, यदि ये लेजर नहीं याद रहेगा तो बिल आप नहीं काट पाएंगे। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे सर इतना सिखा दीजिए कि बिल काटना आ जाए। अब बिल काटना तो आ जाएगा, लेकिन बिल आप तब काट पाइएगा जब ये चीजें यानी नेम और अंडर ऑफ ग्रुप आपको याद रहेगा तो। ठीक है, तो इसलिए नेम और अंडर ऑफ ग्रुप याद रहना चाहिए। आज सिर्फ इतना ही, बाकी का आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। प्रैक्टिकल में जो फंसता है उसे आप पूछ लीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।